दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल GTM स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यह मेरा जो है तीसरा वीडियो है, यानी कि 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यह मेरा तीसरा वीडियो है जिसमें कि आज हम फिर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और गेस क्वेश्चन है आने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए। इसलिए दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी से आपको प्रश्न आएंगे, अधिकांश प्रश्न इसी से आएंगे। इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम सभी प्रश्न का आंसर आपको काफ़ी अच्छा तरह से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे, ताकि जो है आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और यह मेरा तीसरा वीडियो है। अगर आप मेरा 2 वीडियो नहीं देखे हैं, पहला दूसरा वीडियो, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ही आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, जिसे आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा जा रहा है कि और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। ठीक है, बुलियन व्यंजक है, यानी और गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है वह क्या होता है। तो आपको हम बताए थे कि एंड गेट और एंड गेट और गेट को किस तरह से याद रखना है। ठीक है, और गेट, तो एंड गेट में देखिए यहाँ पे डी है, तो डी से आपको क्या बताए थे कि आपको क्या याद रखना है कि डॉट याद रखना है। ठीक है, यानी कि मेरा एंड गेट में जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, y = a डॉट b होता है। ठीक है, और तो डॉट हमें जब पता चल गया तो एक मेरा प्लस वाला होता है, तो y के लिए क्या हो जाएगा, a + b हो जाएगा। ठीक है, a + के b हो जाएगा। तो मेरा आउटपुट का फॉर्मूला हमको पता चल गया मैंने विदाउट कन्फ्यूजन। ठीक है, यहाँ से एंड को आपको याद रखना है, डी से डॉट, आपको ये ट्रिक बताए थे कि डी से डॉट आपको समझना है, और यहाँ पे डॉट जब पता चल गया तो एक मेरा बच गया प्लस वाला, तो मेरा जो हो जाएगा आउटपुट मेरा प्लस में हो जाएगा। तो मेरा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा यानी आउटपुट जो आएगा वह ए + के बी आ जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो वह कौन करेगा, तो वह पहला ऑप्शन डायनेमो, दूसरा विद्युत मोटर, तीसरा अमीटर, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, डायनेमो। और विद्युत मोटर का क्या काम है, तो वह जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल करंट एनर्जी को जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है विद्युत मोटर। ठीक है, डायनेमो जो होता है यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर में कह रहा है कि दशमिक संख्या 25 का द्विधारी संख्या होता है, यानी आपको डेसिमल नंबर 25 का जो बाइनरी होगा वह क्या होगा, आपको वह बताना है। तो आपको हम बताए थे कि बाइनरी निकालने के लिए किस तरह का होता है, किस तरह से बताया, तो सीधे आपको 25 लिख लेना है, उसके बाद आपको डिवाइड देते जाना है, किससे, तो 2 से देना है। ठीक है, तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना मतलब लगेगा, तो 12 मतलब लगेगा। कितना मेरा शेषफल बचेगा 1। फिर 2 से अगर आप लगाइए तो कितना मतलब लगेगा 6, मेरा शेषफल कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 0। फिर 2 से लगाइएगा तो कितना मतलब लगेगा 3 मतलब लगेगा, शेषफल कुछ नहीं तो 0। तब फिर यहाँ पे 2 से लगाइएगा तो कितना 1, मेरा जो है यहाँ पे एक शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नीचे से ऊपर क्यों लिखना है, किसको लिखना है, नीचे से ऊपर क्यों लिखना है, ऊपर से आप नीचे नहीं लिखिएगा, नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। तो मेरा कौन सा आ जाएगा 1 1 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका बेस में होता है 2 होता है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो काफ़ी आसान तरीका से इस तरह से आप डिवाइड करके आप उसे निकाल सकते हैं, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से आप इसे समझ लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसको अगर कहने बाइनरी नंबर दिया हुआ रहे, आपको कन्वर्ट करना हो, तो देखिए आपको ये मेरा बताया अभी 1 1 0 0 1, तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपको 2 2 लिखते जाना है। ठीक है, 2 2 यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे 0 से शुरू करना है, 0 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे 4 इस तरह से लिखा के, और 0 वाला तो दम डायरेक्ट आप काट दीजिएगा। ठीक है, उसको हटा दीजिएगा, और बाकी जो बच गया उसको ऐड करके लिख देना है। 2 के पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। फिर प्लस 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। फिर प्लस 2 के पावर 4 कितना होता है, ये 16 होता है। तो ये हो गया 8 और 1 9 और 16 कितना हो गया, 25 हो गया। यानी मेरा 25
निकाल कर यहाँ पे आ गया, या मेरा जो है आंसर वेरीफाई हो गया। ठीक है, यानी जो हम निकाल के लाए हैं बाइनरी नंबर, ये मेरा करेक्ट है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। दोनों तरह से आपको बता दिए हैं, आपको किसी तरह से एग्जाम में अगर पूछे तो आप उसे सही आंसर करके आइएगा दोस्त। ठीक है, आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक करते जाइए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, लेंज का नियम संबद्ध है। तो दोस्तों लेंज का नियम संबद्ध है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आवेश का, ऊर्जा का, द्रव्यमान से, या इनमें से कोई नहीं। तो यह ऊर्जा से है। ठीक है, ऊर्जा से है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेंज का नियम संबद्ध है तो यह ऊर्जा से, एनर्जी से है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, प्रकाश है यांत्रिक तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, विद्युत चुम्बकीय तरंग। और यहाँ पे ध्वनि यानी कि साउंड जो है यह एक मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, साउंड अगर ध्वनि दे दे तो वह जो हो जाएगा मैकेनिकल वेव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है विद्युत चुम्बकीय, लाइट जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर में करें कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उदाहरण है, यानी आपको विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो उदाहरण एग्जाम्पल है वो कौन कौन है। तो रेडियो तरंग पहला ऑप्शन, अवरक्त तरंग, परावैंगनिक किरण, इनमें से सभी। तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी कि मेरा जो ये सभी जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उदाहरण है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव्स का एग्जाम्पल है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में कह रहा है कि लैब को बैक्टीरिया मुक्त रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। लैब को बैक्टीरिया मुक्त यानी कि बैक्टीरिया से जो है मुक्त रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है परावैंगनिक किरण, दूसरा में अवरक्त तरंग, तीसरा में एक्स किरण और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो परावैंगनिक किरणों को जो होता है लैब को बैक्टीरिया से मुक्त रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। और परावैंगनिक किरण का क्या वर्क है, तो यह जो कीमती पत्थरों को पहचानने वगैरह में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया को लैब से मुक्त रखने के लिए जो पूछा जा रहा है तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर में कह रहा है कि स्वप्रेरकत्व की बीमा है, यानी कि आपको सेल्फ इंडक्शन का आपको जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, तो आपको सेल्फ इंडक्शन यानी देखिए आप एक फार्मूला पढ़ोगे, फाई इक्वल टू एल आई होता है। ठीक है, मेरा फाई जो हो गया चुंबकीय, मैंने कहने मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। ठीक है, और एल जो है मेरा यही है मेरा जो सेल्फ इंडक्शन, और आई है जो करेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो फ्लक्स का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, ml² a के पावर -1 और t के पावर -2 होता है। और हमारा इसका तो निकालना ही, और आई का जो हो गया एम्पियर हो गया। ठीक है, तो बटा में एम्पियर करेंगे तो यह एम्पियर ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 है और एक और आके माइनस हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ये रिलेशन याद रखिएगा, और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का आप डायमेंशन याद रखते हैं तो आपका इससे आप डिवाइड करके एम्पियर से आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यह मेरा जो है सेल्फ इंडक्स स्वप्रेरकत्व की बीमा निकल कर यहाँ पे आ जाएगा डायमेंशन। ठीक है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 में कह रहा है कि एक्स किरण के गुण वैसे ही हैं जैसे एक्स किरण, मैंने एक्स रे जो है उसका गुण किस तरह का है। ठीक है, एक्स रे जो है उसका गुण किस तरह का है, अल्फा किरणों के, बीटा किरणों के, या गामा किरणों को, या कैथोड किरणें को। ठीक है, यानी एक्स रेज का जो गुण है यानी प्रॉपर्टी हो वह किस तरह का बिहेव करता है वो, तो वह जो होता है गामा किरणों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, यानी गामा किरणों के इसके गुण के बराबर ही है दोनों का। ठीक है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे गामा किरणें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गामा किरणें यानी कि एक्स रे जो होता है और गामा रे जो होता है दोनों जो है न्यूट्रल है। ठीक है, यानी इसमें फोटोन्स रहता है, क्या रहता है, फोटोन्स रहता है, आपको याद रखना फोटोन्स। लेकिन जो है अल्फा किरणें है, अल्फा किरणें जो होता है दोस्तों यह जो है पॉजिटिव होता है और यह हीलियम न्यूक्लियस होता है, और बीटा किरणें जो होता है यह निगेटिव होता है। ठीक है, निगेटिव चार्ज होता है, और कैथोड किरणें भी निगेटिव होता है, क्योंकि ये दोनों में जो होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है। बीटा और कैथोड में जो होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इसमें जो होता है हीलियम न्यूक्लियस होता है। लेकिन गामा किरणें और एक्स किरणें जो होता है यह जो होता है न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसमें फोटोन्स रहता है। ठीक है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर में कह रहा है कि यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज, काफ़ी आसान प्रश्न है दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट करंट का यूनिट पूछा जा रहा है तो इसका एम्पियर हो जाता है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। दोस्तों हम इस वीडियो में टॉप 100
फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। और दोस्तों इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया गया है। इसका हम 3 वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, 3 वीडियो, पहला, दूसरा, तीसरा। यह मेरा जो है तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर वो नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सिलेक्शन किया हुआ है, जो कि एनालिसिस करते हुए बनाए हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट गेस क्वेश्चन है। ठीक है, आप टॉप 100 क्वेश्चन को एकदम आप मुंह पे याद कर लीजिए, एकदम मुंह जबानी याद कर लीजिए, ताकि जो है अगर इससे आपको प्रश्न पूछे तो एक भी प्रश्न का आप आंसर नहीं छोड़ कर आइएगा एग्जाम में। ठीक है, आपका मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यह मेरा तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर में करें कि कुंडली में अपनी धारा के कारण ही विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना कहलाता है। यानी कुंडली के कारण अपने ही कारण जो विद्युत वाहक बल जनरेट होता है वो कहलाता है, तो वह सेल्फ इंडक्शन कहलाता है, स्वप्रेरण। ठीक है, मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। यानी अपने ही कुंडली में जो धारा, जो अपने ही विद्युत, कहने का मतलब कुंडली में अपने ही धारा के कारण जो विद्युत वाहक बल जो जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो जनरेट होता है, उसी को जो है स्वप्रेरण कहते हैं, यानी सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की बीमा डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। अभी जस्ट आपको पीछे बताएं कि क्या होता है, ml² a के पावर -1 और t के पावर -2 होता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, मेरा देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो जाएगा, सी मेरा करेक्ट हो गया। लेकिन मेरा पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैंने सेल्फ इंडक्शन का पूछा था, तो यहाँ पे a के पावर -2 हो गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर में कह रहा है कि आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम निर्भर करता है। यानी आर्मेचर में जो मेरा EMF जनरेट हो रहा है उसका परिणाम किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्याओं में परिवर्तन की दर पर, कुंडली में लपेटों की संख्या पर, और तीसरा में चुंबकीय क्षेत्र पर, और चौथा में इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी कि मेरा EMF जनरेट जो होता है आर्मेचर में, उसमें जो है उसका जो परिणाम पर निर्भर करता है वह इनमें से सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर में कह रहा है कि अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। यानी मेरा जो गुड ट्रांसफार्मर होता है उसका इफिशियंसी कितना होता है, तो इफिशियंसी उसका 99% होता है। यानी मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। यानी आप जितना इनपुट दे रहे हैं उतना ही आउटपुट हमें निकल कर आ जाता है, बहुत ही कम जो है एनर्जी का लॉस होता है। इसलिए मेरा जो है यह जो इसका इफिशियंसी 99% होता है। ठीक है, आपको याद रखना है 99%। ठीक है, आपको डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर में कह रहा है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। यानी कि आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, शून्य होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है, या अनंत होता है। तो आदर्श एमीटर में जो प्रतिरोध होता है वह शून्य होता है। यानी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। कहाँ पे आइडियल का बात किया जाए तो आइडियल तो सभी चीज़ कहने का मतलब जो होता है शून्य ही माना जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए आपको एक और क्वेश्चन बता देते हैं। यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर होता है एक। ठीक है, वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है, मतलब जो प्रतिरोध होता है उसका जो होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अधिक होता है एमीटर से। ठीक है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अधिक होता है एमीटर से, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर में कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न को काफ़ी आसान तरीका से आपको बताए थे। ट्रिक क्या याद कराए थे कि बी रोए GB के लिए। ठीक है, BB रोए GB के लिए। तो यहाँ पे आपको कौन कौन कलर होता है, बी से मेरा हो गया ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, और जी से ग्रीन, और बी से ब्लू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेड कलर के लिए, तो रेड मेरा देखिए ये हो गया। तो यहाँ से नंबरिंग किस तरह से करते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो रेड देखिए किस कोड पे आ रहा है, मेरा 2 कोड पे आ रहा है, तो मेरा सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको किस तरह से BB रोए GB के लिए। ठीक है, यानी BB जो रो रही है GB के लिए। ठीक है, इस तरह से आपको ट्रिक हम बताए थे। अगर उसका वीडियो नहीं देखे तो मेरा जो है आप वीडियो
में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा इस तरह से अगर याद कर लेते हैं तो। और 1 नंबर आप पक्का इससे आप कर लीजिए, इससे एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आप मेरा यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में कह रहा है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C और श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो परिणामी धारिता का मान होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको 3 संधारित्र दिया गया है, ठीक है, उसको श्रेणी में जोड़ा हुआ है, यानी कि इस तरह से है, श्रेणी में आपको दिया हुआ है, ठीक है, श्रेणी में दिया हुआ है 3 गो है, सभी का कैपेसिटी जो है CC दिया हुआ है। तो आपको जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगा वो क्या होगा आपको बताना है। तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर जो होता है 1/C1 + 1/के C2 1/के C3 मैंने सॉरी C1 C2 यहाँ पे तो सभी का तो सेम है कैपेसिटी, तो यही हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लीजिएगा C, तो 1 + 1 + 1 तो मेरा कितना आ जाएगा 3/C आ गया, 3/C। तो इसी को अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो C/3 आ जाएगा, मेरा C/3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, मेरा सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो मेरा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी किस तरह से आपको ये फार्मूला याद रखना है, काफ़ी बार ये प्रश्न आपको हम पहले भी करा चुके हैं और यह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से समझ कर याद करके आप याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा श्रेणी क्रम में दिया हुआ है तो इस तरह से फार्मूला लगाएंगे। अगर समांतर क्रम में रहता तो C इक्विवेलेंट का जो फार्मूला हो जाता है C1 + C2 + C3 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा अगर समांतर क्रम में रहेगा तो, लेकिन यहाँ पे श्रेणी दिया हुआ है तो उस तरह से ही बनाएंगे, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं 88 नंबर पे। 88 नंबर में कह रहा है किसी प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I = इतना दिया हुआ है तो धारा का मूल औसत वर्ग यानी कि RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे I RMS का वैल्यू काफ़ी आसान इजी प्रश्न है, I0/के √2 होता है, ठीक है। यानी आपको अल्टरनेटिंग करंट का RMS वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो I0/के √2। तो I0 मेरा जो है पीक वैल्यू है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का पीक वैल्यू कौन होता है, तो यह 200 होता है। तो 200/के √2 करना है, 200/के √2। तो इसी को अगर आप √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह जो हो जाएगा मेरा 200√2/2 हो जाएगा। तो इससे आप काटिएगा तो 100 हो जाएगा, यानी 100√2 मात्रक, यानी मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन किस तरह से आपको इसको हम जो है रेशनलाइजेशन कर दिए हैं और मेरा आंसर आ गया, यानी इसको दोनों को करके यहाँ पे 100 मतलब कट जाएगा तो मेरा 100√2, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह का एक न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, इसलिए आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में नहीं छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 में कह रहा है कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का, यानी हॉट वायर एमीटर जो है किस चीज़ को मेजर करता है, तो वह RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करता है, यानी मूल औसत वर्ग धारा को मेजर करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह वीडियो अगर आपको कुछ सिखा रहा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करिए, सभी जगह फैला दीजिए ताकि उनको भी आपको टॉप 100 का जो फिजिक्स का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जा रहा है वो भी आप इसे ज़रूर देखें, ठीक है। तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 90 नंबर में कह रहा है कि प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान तथा वर्गमूल औसत वर्ग मान का अनुपात, तभी आपको रिलेशन बताएं IRMS बराबर I0/के √2, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान, यानी शिखर मान को हमको पहले रखना है, उसके बाद जो है हमको औसत वर्गमूल औसत वर्ग का मान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए I0 मैंने पहले रखना है, इधर अगर आप इधर भेज देते हैं और इसको जो है इधर भेज देते हैं तो मेरा क्या आ जाए I0/के IRMS बराबर हो जाएगा यह मेरा उधर चला जाएगा तो कितना √2 हो जाएगा, ठीक है। √2 हो जाएगा तो मेरा यही जो है रिलेशन आ रहा है, ठीक है, √2। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यही दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कहने का मतलब वर्गमूल वाला पहले रखता वैल्यू, यानी वर्गमूल औसत वर्ग पहले रखता और शिखर मान को बाद में रखता, तो यहाँ पे इस तरह से लाते I0 इधर करते, यहाँ पे 1/के √2 हो जाता है, ठीक है। यानी कि मेरा ये वाला जो है पहले रखता, लेकिन यहाँ पे जो है शिखर मान को पहले रख रहा है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, जैसे पीछे हम बताएं आपको। तो यहाँ पे मेरा जो है सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है I0/के
IRMS पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मेरा अंडर रूट यहाँ पे जो हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर में कह रहा है कि अपचाई ट्रांसफार्मर यानी अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होता है स्टेप डाउन, यानी कि मेरा जो है स्टेप डाउन है तो उसमें क्या हो जाएगा, मेरा जो है वोल्टेज डिक्रीज होगा। वोल्टेज डिक्रीज कब होगा, जब मेरा जो है NP जो हो जाएगा वह ज़्यादा होगा NS से, यानी मेरा जो प्राइमरी कॉइल होगा वह ज़्यादा हो जाएगा सेकेंडरी से, तो उसका वायर का रोटेशन। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दिया, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें स्टेप डाउन में क्या होता है, वोल्टेज को डिक्रीज हो जाता है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यही मेरा सेकेंडरी जब अधिक हो जाता है यानी कि NP जो है ग्रेटर देन NS हो जाता है, तो मेरा जो हो जाता है मेरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाता है। यहाँ पे मेरा वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है लेकिन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। तो लेंज का जो नियम है वह ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत से मैंने संबंधित है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 में कह रहा है कि प्रतिबाधा इम्पीडेंस का मात्रक होता है। तो इम्पीडेंस का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ए ऑप्शन यहाँ पे ओम करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर में कह रहा है कि द डिवाइस विच कन्वर्ट AC इंटू DC इज, कहने मतलब वैसा डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे रेक्टिफायर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, रेक्टिफायर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, रेक्टिफायर। मैंने अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करा है तो उसे रेक्टिफायर कहते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, यानी डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है वह किस पर आधारित है, तो धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, प्रेरित विद्युत पर। तो यह जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है, ठीक है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। डायनेमो का कार्य सिद्धांत जो आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 में कह रहा है कि LR परिपथ में प्रतिबाधा होती है, यानी LR परिपथ में जो है प्रतिबाधा होगा वह क्या होगा, तो वह जो हो जाएगा R² प्लस ओमेगा² L² के अंडर रूट होता है, ठीक है। आपको याद रखना R² प्लस ओमेगा² L² होता है, ठीक है। मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। प्रतिबाधा आपसे पूछा जा रहा है तो यही आपको याद रखना है, ठीक है। इम्पीडेंस पूछा जा रहा है तो मेरा जो है सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। LR परिपथ में, ठीक है, यानी जिसमें L हो और R हो, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप जिस भी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं तो उससे आप तैयारी कर सकते हैं। और फिजिक्स का अगर आप चैप्टर वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा क्रैश कोर्स 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर वाइज भी आपको अवेलेबल है हमारे चैनल पे। वहाँ पे आपको प्रत्येक चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको कराया हुआ है, तो आप जाकर आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, ताकि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 में कह रहा है कि LR परिपथ में पावर फैक्टर होती है, यानी LR परिपथ में पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक इसको हिंदी में कहा जाता है। तो शक्ति गुणांक जो होता है दोस्तों क्या होता है, R/R² प्लस ओमेगा² L² के अंडर रूट होता है, ठीक है। आपको ये वैल्यू याद रखना है, ये रिलेशन याद रखना है, यही जो होता है पावर फैक्टर होता है LR परिपथ में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 में कह रहा है कि यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो tan डेल्टा का व्यंजक होता है, यानी tan डेल्टा जो डेल्टा जो है किसी जगह का डीप है, डीप एंगल यानी डीप है यानी नमन कोण है, ठीक है। तो tan डेल्टा बराबर जो हो जाता है क्या होता है, BV/BH होता है। क्या होता है, BV/BH होता है। यह रिलेशन आपको याद रखना है, BV/BH होता है। और भी जो है दोस्तों यह जो है पृथ्वी का जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है, और BH जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है ये है, ठीक है। दोनों में जो रेशियो होता है तो वह जो है tan डेल्टा का व्यंजक देता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन में मिल रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 में कह रहा है कि किसी धारा का आवृत्ति में समय के साथ परिवर्तन होता है, मैंने किस धारा का जो है आवृत्ति में समय के साथ परिवर्तन होता है, यानी टाइम के टाइम जो है
टाइम टू टाइम उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है चेंज करते रहता है। किस धारा का? दिष्ट धारा का, प्रतिवर्ती धारा का, या दोनों में, यानी में से कोई नहीं, तब प्रतिवर्ती धारा में। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। यानी प्रतिवर्ती या अल्टरनेटिंग करंट में जो होता है उसका फ्रीक्वेंसी टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, परिवर्तन करते रहता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। दिष्ट धारा में जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट। तो मेरा ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर। दोस्तों फाइनली आप हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचे गए हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप 100 क्वेश्चन तक आपका पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि टॉप 100 काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके लिए टॉप गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए 100वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अपचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो कौन सी राशि घटती है? धारा घटती है, वोल्टेज घटती है, शक्ति घटती है, या आवृत्ति घटती है? तो आप इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और दोस्तों आप कहाँ से रिप्लाई अपने कमेंट कर रहे हैं उस जगह का नाम भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों हम जानना चाहते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले, ठीक है। तो आप जगह का नाम जरूर बताइए कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए यह मेरा लास्ट प्रश्न था। फाइनली आप हम लोग मिलकर टॉप 100 ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का कर ही लिए। और दोस्तों अगर आपको और भी दूसरे सब्जेक्ट का भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, आप हम सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा, उसका भी हम ज़रूर कराएंगे आपको, ठीक है। आपको वादा दिलाते हैं। तो दोस्तों आप हम मिलकर 100 क्वेश्चन फिजिक्स का कंप्लीट कर लिए हैं। और भी इससे रिलेटेड और भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा हम लेकर आएंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए, जी जान मेहनत करिए, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।